लास्ट हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का करा था। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउ हो जाते हैं जो बिज़नेस से पहले के खर्चे हैं, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो उसके बाद आपको जो है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर फिक्स्ड कैपिटल जो भी हायर होएगी वहाँ तक अलाउड है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है अमेलगमेशन ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ अमेलगमेशन डीमर्जर। अब जैसे कोई कंपनी अमेलगमेट होती है, डीमर्ज होती है किसी नई कंपनी में, ये सिर्फ इंडियन कंपनी होनी चाहिए। तो इफ़ एन इंडियन कंपनी इंकर्स एनी एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ अमेलगमेशन और डीमर्जर, तो वो खर्चा जो भी उसका खर्चा होएगा डीमर्जर करने में, वो उसको 5 सालों में 5 ईयर्स में राइट ऑफ कर सकता है इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। और पहली इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट होएगी? जब जिस ईयर में वो अमेलगमेट हुआ है, ठीक है। और अमेलगमेशन डीमर्जर इवन कोऑपरेटिव बैंक्स का भी सेम प्रोसीजर। देन है मोटाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। व्हाट इज़ वॉलंटरी रिटायरमेंट? अगर कोई अपने आप से छोड़ के जाना चाहता है, रिटायर होना चाहता है, तो एम्प्लॉई, तो फिर उसको जो है पैसे देने पड़ते हैं। एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ एनी सम टू एन एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो ऐसा खर्चा भी 5 ईयर्स में आप राइट ऑफ कर सकते हो इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। और ये पेमेंट बेसिस पर है। जिस साल पे करोगे वीआरएस पेमेंट बेसिस पर, उस साल से 5 साल शुरू होंगे, तो ड्यू बेसिस पर नहीं है। तो जैसे जैसे पेमेंट होती जाएगी वैसे वैसे आप उस खर्चे को 5 ईयर में राइट ऑफ कर सकते हो। The following point should be noted. The above rule is applicable even if the scheme of voluntary retirement has not been framed in accordance with guidelines prescribed. Where voluntary retirement payment is made by predecessor and before completion of 5 year, अगर कोई कंपनी वीआरएस का खर्चा राइट ऑफ कर रही थी और 2 साल हुए थे अभी उसको राइट ऑफ करते हुए, तीसरे साल वो अमेलगमेट हो गई या डीमर्ज हो गई, तो बाकी का जो खर्चा है वो जो न्यू फर्म होएगी, न्यू कंपनी होएगी, उसको मिल जाएगा। तो बाकी के 3 साल जो नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होएगी आफ्टर सक्सेशन या आफ्टर अमेलगमेशन या डीमर्जर, वो उसको राइट ऑफ कर सकता है, अपनी बुक्स में लिख सकता है। तो ये ट्रांसफरेबल है खर्चा। इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। According to VRS scheme of X Limited, each employee will get compensation in 3 installment. अब यहाँ पे जो VRS का जो कंपनसेशन है वो एक बार में नहीं मिल रही, 3 इंस्टॉलमेंट में मिल रही है। कहता 35% मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, 10% 1 नवंबर को मिलेगी अगले साल की ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट, और जो बाकी का 55% है वो दिसंबर 1 ऑफ द सेकेंड फाइनेंशियल ईयर। तो 3 सालों में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की कंपनसेशन डिवाइड करी है। तो 35% वॉलंटरी रिटायरमेंट के ईयर में, अगले साल 10% और उससे अगले साल 55% राइट ऑफ होएगा। The scheme is open for the financial year 22-23 only. During the financial year, 17 employees take voluntary retirement. Total compensation है 80 lakh by way of 3 installment as stated above. तो यहाँ पर अब आपका खर्चा है रिटायरमेंट का 80 लाख का। तो 80 लाख में से क्योंकि 35% इमीडिएटली पे करना है, तो 80 का 35% आता है आपका 28 लाख। अब 28 लाख को वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो है राइट ऑफ कर सकते हैं। तो 28 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो जिस साल पेमेंट हुई 22-23 में, उसी साल और उसके अगले 5 साल। और फिर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो 10% है, अब 80 लाख का नेक्स्ट 10% अगले साल, तो अगला साल फिर 23-24 में, तो ये हो गया 80 लाख का 10% 8 लाख। अब इसको भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम राइट ऑफ कर सकते हैं। तो 1,60,000 1,60,000, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ कर दिया।
और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट 55% की है 44 लाख, उसको हम तीसरे साल से राइट ऑफ करना शुरू करेंगे। तो जिस साल पेमेंट होएगी उससे अगले 5 साल वो खर्चा राइट ऑफ होना शुरू हो जाएगा। देन इज अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। Amortization of expenditure on prospecting etc. for development of certain minerals। तो अगर आपका प्रोस्पेक्टिंग मिनरल्स प्रोस्पेक्टिंग कंपनी है तो आप अपने खर्चे को राइट ऑफ कर सकते हो। सेक्शन 35E प्रोवाइड्स फॉर द अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन एनी ऑपरेशन relating to prospecting for the mineral or group of associate minerals or on the development of a mine, natural deposit of any। तो ये सारे मिनरल और ग्रुप ऑफ मिनरल्स के खर्चे हैं। हु कैन क्लेम डिडक्शन? ये सिर्फ इंडियन कंपनीज ही क्लेम कर सकती हैं एंड रेजिडेंट असेसीज अदर देन कंपनीज। तो सिर्फ रेजिडेंट्स इंडियंस ही कर सकते हैं। व्हेन इट शुड बी इंकर्ड, अब ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो खर्चा है ये ईयर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन में जो खर्चा होएगा सिर्फ आप वही जो है डिडक्शन ले सकते हो। तो उससे पहला जो खर्चा होएगा उसकी डिडक्शन नहीं ले पाओगे। तो जो ईयर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन होएगा तो उस साल का खर्चा एंड 4 ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग दैट ईयर एक्सपेंडिचर शुड बी इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एंड 4 ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग मतलब पीछे जाना है। तो ईयर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन और प्लस उसके पिछले 4 साल इमीडिएटली प्रिसीडिंग दैट ईयर। क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर व्हाट डज इट इंक्लूड? तो हमने जो खर्चा राइट ऑफ करना है उसमें क्या क्या इंक्लूड होएगा? एक्सपेंडिचर इंकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन एनी ऑपरेशन रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टिंग फॉर एनी मिनरल स्पेसिफाइड इन 7 शेड्यूल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ माइन नेचुरल डिपॉजिट। तो ये मिनरल माइन नेचुरल डिपॉजिट एज क्वालिफाइड एक्सपेंडिचर। हाउएवर फ्यू एक्सपेंसेस लाइक एक्सपेंसेस मेड बाय एनी अदर पर्सन, अगर आपके खर्चे में से कुछ पोर्शन किसी और ने बियर करा है, जैसे कई बार गवर्नमेंट सब्सिडीज दे देती है, तो वो फिर आपको अलाउ नहीं होएगा वो खर्चा जो, क्योंकि आपका हुआ ही नहीं है, एक तरह से आपको मिल ही गया है, तो हम मानेंगे कि आपने खर्चा नहीं करा। अगर किसी और ने आपके बिहाफ पे खर्चा करा है तो फिर वो खर्चा आप राइट ऑफ नहीं कर पाओगे। अब ये जो एक्सपेंडिचर है इसको आप कैसे राइट ऑफ करोगे? तो आपके पास 10 साल है राइट ऑफ करने के लिए, तो इक्वली आप 10 सालों में उसको राइट ऑफ करोगे, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे। और दूसरा, ये जो खर्चा आप राइट ऑफ करोगे ये इनकम को एक्सीड नहीं कर सकता, तो आपको फिर कंपैरिजन करना है, मतलब ये नेगेटिव में आंसर नहीं आ सकता। जितनी इनकम है बस उतना ही खर्चा आप राइट ऑफ कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर अराइजिंग फ्रॉम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनी माइन दैट इज़ नॉट ओनली द माइन इन रिस्पेक्ट ऑफ, और जो बिजनेस है वो चाहे ओल्ड है चाहे न्यू है, आप सबका इनकम ले सकते हो। मतलब माइन का बिजनेस अगर आपका ओल्ड माइन भी थी और नई माइन भी है तो दोनों की इनकम मिला के होएगा, लेकिन खर्चा हमने सिर्फ कौन सा लेना है? ईयर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन और उससे 4 साल पहले का लेना है। Following point should be noted. Income in B supra includes only income from mine operation as specified in 7 schedule. It does not include any other income. तो हमने जो इनकम कंपेयर करनी है वो सिर्फ माइन ऑपरेशन से, मतलब जिसका खर्चा है उसकी उस बिजनेस की इनकम से ही आपने उसको माइनस करना है, किसी और इनकम में से माइनस नहीं करोगे। तो अगर उसकी कोई और बिजनेस इनकम है तो उसको आपने साइड पे रखना है अलग से प्लस करने के लिए। तो पहले हम माइन का खर्चा माइन की इनकम में से राइट ऑफ करेंगे। डिडक्शन हम 10 साल के लिए मिलेगा, बिगनिंग विद द ईयर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, और डिडक्शन जिस साल कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होएगी तब से मिलना शुरू होएगा। द अमोर्टाइजेशन ऑफ क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर इज अलाउड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर अगेंस्ट द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनी माइन और नेचुरल डिपॉजिट, वेयर एन इंस्टॉलमेंट ऑफ अमोर्टाइजेबल
expenditure relating to a given year cannot be wholly absorbed by profit against which the amortization is to be allowed. अगर कहता है आपका खर्चा आपकी इनकम से बढ़ जाता है, अब क्योंकि इनकम तक ही आप उसको डिडक्ट कर सकते हो, नेगेटिव में इनकम नहीं शो कर सकते, तो आगे लॉ कहता है, कहते हैं आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और फिर अगले साल की इनकम में से माइनस कर सकते हो. मतलब यहाँ पर जैसे आपका खर्चा है 10 लाख का खर्चा है, 10 लाख को आप 10 सालों में राइट ऑफ कर सकते हो, तो मतलब हर साल 1 लाख राइट ऑफ कर सकते हो. पहले साल आपकी जो इनकम थी वो 80,000 है उस माइन ऑपरेशन में से, लेकिन आपने खर्चा राइट ऑफ करना था 1 लाख, तो ये खर्चा इनकम को एक्सीड नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आप सिर्फ 80,000 ही राइट ऑफ कर सकते हो, ठीक है. लेकिन अभी भी आपका 20,000 का खर्चा इस साल का रह गया, तो लॉ कहता है कोई बात नहीं, इस 20,000 को खर्चे को आप अगले साल की इनकम में से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. तो अगले साल में आपका सपोज 2 लाख की इनकम है, तो उसमें से जो इस साल का आपने राइट ऑफ करना है 1 लाख वो तो करोगे ही, साथ में पिछला भी अगर कुछ रह जाता है वो भी राइट ऑफ कर सकते हो. तो मतलब जो खर्चा पूरा नहीं इनकम में से निकलता उसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 10 ईयर तक. लेकिन अगर 10 सालों में भी वो नहीं होता फिर वो लैप्स हो जाएगा, फिर नहीं आप कर पाओगे. तो 10 साल का टाइम है, 10 साल में आप उसको राइट ऑफ कर सकते हो. ऑडिट रिपोर्ट, इफ अ सेसी इज़ अ पर्सन अदर देन अ कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ऑडिट आपको करवाना पड़ेगा और वो ऑडिट रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली 1 month प्रायर टू अ ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम. कॉन्सिक्वेंसेज इन केस ऑफ अमेलगमेशन, तो आपके जो बाकी जो टाइम रह जाएगा वो आपकी ट्रांसफरी कंपनी को मिल जाएगा. तो अगर आपका खर्चा अभी दूसरे तीसरे साल हो और अमेलगमेट हो गए हो तो ट्रांसफरी कंपनी को बैलेंस मिल जाएगा राइट ऑफ करने के लिए. आगे इसकी एग्जांपल दी हुई है. X Limited, an Indian company, is engaged in the business of production of minerals since 1960. During the year ending 31st March 22, it starts. तो उसने कमर्शियल प्रोडक्शन एक्सप्लोइटेशन ऑफ अ न्यू माइन स्टार्ट करी है कब? 23-24 में, तो 31 मार्च 2022 में ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग. कंप्यूट द अमाउंट डिडक्टेबल अंडर 35E फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 एंड 23-24. अब आपको नीचे इनकम दी हुई है, इनकम फ्रॉम माइनिंग. एक ओल्ड माइन है और दूसरी न्यू माइन है जो उसने शुरू करी है. तो माइनिंग इनकम हम दोनों ही लेंगे, दोनों इनकम में से खर्चा माइनस हो सकता है, तो ये जब हम डिडक्शन लेंगे तो दोनों इनकम को कंसीडर करेंगे. तो सेम बिजनेस का आप अगर ओल्ड बिजनेस भी है तो वो भी कंसिडर होगा, लेकिन अदर बिजनेस इनकम को अभी हमने नहीं छेड़ना. अदर बिजनेस इनकम अलग रहेगी, उसको हमने अलग कंसिडर करना है. अब आगे कहता है क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर, उसने क्या क्या खर्चा करा. अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर है, एक तो कमर्शियल प्रोडक्शन का टाइम और उससे पिछले 4 साल का आप उसको 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग कर सकते हो. तो इसने अब जो कमर्शियल प्रोडक्शन करी है वो 23-24 में करी है. अब उससे पिछले 4 साल आपके 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, तो 19-20 तक ही कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो 17 के दिए हुए हैं, तो ये हम नहीं ले सकते, इन एक्सपेंसेस को नहीं ले सकते, तो बस पिछले 4 साल ही ले सकते थे. फिर आगे एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग एंड लोकेटिंग मिनरल फ्रॉम April 17 to 22, आउट ऑफ विच 6,000 इज़ मेट बाय स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो 6,000 का खर्चा करा है वो भी माइनस कर देना है. एक्विजिशन ऑफ साइट, अच्छा एक इसमें और पॉइंट था, अगर एक्सपेंसेस साइट के, एक्विजिशन ऑफ साइट के, कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन एक्वायरिंग बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर है, उसको वो आपको खर्चा अलाउड नहीं है. तो सिर्फ मिनरल ऑयल के रिगार्डिंग होना चाहिए. तो ये जो कैपिटल खर्चे हैं ये अलाउड नहीं होंगे. तो इसलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि उसने साइट, एक्विजिशन ऑफ साइट के ऊपर खर्चा करा है वो अलाउड नहीं होएगा.
आगे परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, ये भी अलाउड नहीं होएगा क्योंकि ये भी कैपिटल खर्चा है। तो बस एक ही खर्चा अलाउड है, 9,36,000। कमर्शियल प्रोडक्शन उसने स्टार्ट करी है 21-22। यहाँ पे मैंने एक साल एक्स्ट्रा ले लिया ना, 22-23 से उसने शुरू होएगा। 22-23 से पिछले 4 साल, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19। अब यहाँ पे अब आपका जो क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर है सिर्फ 9,30,000 ही आपको आप राइट ऑफ कर पाओगे, और उसका डिवाइडेड बाय 10 कर देना है 9,30,000, क्योंकि हम 10 सालों में उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पहले साल हमारी बिजनेस इनकम। पहले साल हमारी बिजनेस इनकम है 45,000 और हमारा खर्चा है 93,000, लेकिन अब हम इसको एक्सीड नहीं कर सकते, तो हम इतना ही खर्चा राइट ऑफ कर सकते हैं। तो आपकी माइन की इनकम निल हो गई। लेकिन इसमें से हमारा खर्चा 93,000 माइनस 45,000, 48,000 पहले साल का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। अब नेक्स्ट ईयर की इनकम है 4,75,000। इसमें से एक तो इस साल का खर्चा माइनस होएगा 93,000, और दूसरा 48,000 जो पिछला था वो माइनस हो जाएगा। तो 93,000 प्लस 48,000, तो ये माइनस करके बाकी जो बिजनेस इनकम है वो अलग से प्लस होएगी। ठीक है, ये समझ आ गया? नेक्स्ट आपका है इंश्योरेंस प्रीमियम। अब आपने ना एक पेज लगा लेना है। पेज में जो जो खर्चे अलाउड हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जनरल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, क्या क्या अलाउड है क्या क्या नहीं, तो पेज को आपने डिवाइड कर लेना है। दो हिस्सों में, एक साइड लिख लेना है अलाउड और दूसरी साइड लिख लेना है डिसअलाउड। ये खर्चा अलाउड नहीं है। तो पहला है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड है। बोर्ड नहीं शो रहा है। अच्छा, वो ये स्क्रीन से। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका अलाउड है, अलाउड वाली साइड, और नॉट अलाउड। तो आप भी पेज के साथ साथ लिखते जाओ इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड है, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है। एनी प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक। तो इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक अलाउड है, स्टोर्स यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव ऑन द लाइव्स ऑफ कैटल ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी एफिलिएटेड से, तो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलाउड है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉयज़ अलाउड है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉयज़ अलाउड है, लेकिन ये कैश में नहीं होना चाहिए, अदर देन कैश होना चाहिए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा अलाउड है। तो चाहे आपने अपने स्टॉक पे लिया है, स्टोर पे लिया है, अगर फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपनी कैटल की लाइव्स पे लिया है, और या फिर एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के ऊपर लिया गया है, लेकिन जो मोड ऑफ पेमेंट है वो अदर देन कैश होनी चाहिए, तो ये खर्चा अलाउ हो जाएगा। देन आता है बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज़। तो ये भी बोनस और कमीशन भी अलाउड है, लेकिन ये ना हो कि कंपनीज़ डिविडेंड को बचाने के लिए क्योंकि कंपनीज़ को डिविडेंड भी पे करना होता है शेयर होल्डर्स को, लेकिन क्योंकि कंपनीज़ को डिविडेंड के ऊपर टैक्स काट के डिविडेंड पे करना होता है,
तो कई कंपनीज क्या करती हैं, जस्ट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि उसको टैक्स ना पे करना पड़े, वो बोनस के रूप में या कमीशन के रूप में वो जो है पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बोनस और कमीशन तभी अलाउड होएगा इफ़ नॉट पेबल एज डिविडेंड, तो अदरवाइज एज डिविडेंड पेबल नहीं होना चाहिए। तो वन ऑफ द कंडीशन इज दैट अमाउंट पेबल टू एम्प्लॉइज एज बोनस और कमीशन शुड नॉट otherwise have been payable to them as profit or dividend. This is provided to check an employer from avoiding tax by distributing his or profit by way of bonus. तो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए वो ऐसा नहीं करें, और ये पेमेंट बेसिस पर अलाउड है, तो पे करोगे ड्यू डेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे, तभी आपको अलाउड होएगा। तो बोनस और कमीशन इज अलाउड एज डिडक्शन ओनली वेयर पेमेंट इज मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और ऑन बिफोर द, तो पे बिफोर ड्यू डेट तभी आपको अलाउ होएगा। अगर आपको नीचे नोट दिया हुआ है कि बोनस आफ्टर ड्यू डेट पे करा, तो आपने उस खर्चे को डिसअलाउ कर देना है। तो ऐसे पॉइंट्स आपने जो है साथ साथ में लिखते जाना है अलाउड वाले कॉलम में, और क्या नहीं अलाउड है, बोनस कमीशन पेड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। तो अगर आफ्टर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है फिर नहीं अलाउड। देन है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड। तो अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कोई लोन खरीदा है, तो आपको ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड है, तो उसने मनी बोरो करी है, लेकिन वो मनी बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करनी है। ये पर्सनल, नॉट फॉर पर्सनल पर्पसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस तो कोई भी नहीं अलाउड। तो बिजनेस में से कोई भी खर्चा वो पर्सनल कर रहा है, वो हमेशा ही डिसअलाउ होएगा। तो नॉट फॉर पर्सनल पर्पस, तो पर्सनल पर्पस के लिए तो कुछ भी खर्चा नहीं करना। तो इवन इंटरेस्ट भी वो जो लोन खरीदेगा पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेगा। और दूसरा, इंटरेस्ट या तो पे हो गया है या फिर पेबल ऑन सच बोरोइंग। तो पहली कंडीशन है असेसी मस्ट हैव बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इज परमिसिबल डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज नॉट डिडक्टेबल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड के ऊपर आपको इंटरेस्ट अलाउड है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन जो उसकी पर्सनल कैपिटल है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने जो पैसे लगाए होते हैं बिजनेस में, उसके ऊपर अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो दैट इज़ नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इन अदर वर्ड्स, इंटरेस्ट शुड बी पेड टू अदर पर्सन। ओनर को नहीं पे करना, अदर पर्सन को पे करना है। Following points should be kept in view. Deduction of interest on borrowed capital cannot be denied only because the interest on borrowed capital produces non-taxable income. तो अगर आपकी इनकम नॉन टैक्सेबल है, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम है, तो आपको ये नहीं है कि आपको अलाउ नहीं होएगा। तो आपकी बिजनेस इनकम है, बस बिजनेस इनकम होनी चाहिए। अगर वो बिजनेस इनकम माफ़ है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोरोड कैपिटल फिर भी मिल जाएगा। ग्रंटेड इंटरेस्ट पेड टू शेयर होल्डर ऑन पेड अप कैपिटल इज़ नॉट डिडक्टेबल। तो जो शेयर होल्डर को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी नहीं, क्योंकि वो भी तो ओनर होते हैं, तो ओनर को कोई इंटरेस्ट नहीं अलाउड होएगा। वाइफ डॉटर्स ऑन मनी अलॉटेड टू देम ऑन पार्टीशन इज़ डिडक्टेबल। तो अगर आपने वाइफ एंड डॉटर को मनी अलॉटेड टू देम ऑन पार्टीशन के टाइम पर, क्योंकि वाइफ एंड डॉटर दे आर नॉट पार्ट ऑफ करता HUF फैमिली, तो अगर उनको उन्होंने लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू पार्टनर इज़ डिडक्टेबल, लेकिन उसके ऊपर लिमिट है, ये हम आगे करेंगे। 12% तक की लिमिट है अलाउड की, तो वो आपको अलाउड हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखा था कि कैपिटल बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ करनी है, पर्सनल पर्पसेस के लिए नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर एक्वायरिंग अ कैपिटल एसेट। इंटरेस्ट लायबिलिटी पर्टेनिंग टू पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच कैपिटल इज़ बोरोड। अगर हम जैसे कोई एसेट खरीदते हैं, फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, तो हमने यहाँ पे करा था कि फिक्स्ड एसेट के जो खर्चे पुट टू यूज़ से पहले के जो खर्चे होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं,
और वो उसी का पार्ट बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद वाले जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू नेचर होते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट की बात कर रहा है वो रेवेन्यू नेचर वाले इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो जो आफ्टर पुट टू यूज़ वाले इंटरेस्ट है और फॉर जो कैपिटल ये परचेज करने के लिए वो अलाउड होएगा, बिफोर पुट टू यूज़ वाला अलाउड नहीं होएगा क्योंकि वो कैपिटल नेचर है। Interest liability pertaining to period beginning from the date on which capital is borrowed by an existing concern for the acquisition of asset till the date when asset is first put to use shall be capitalized। तो put to use से पहले पहले के खर्चे कैपिटलाइज होंगे और उसकी हम डिडक्शन नहीं ले सकते। सिर्फ जो आफ्टर पुट टू यूज़ वाले खर्चे हैं, इंटरेस्ट है ऑन बोरोड कैपिटल, वो अलाउ होगा। Other points, the following proposition taken from different judicial pronouncement should be kept in mind. If borrowed capital is utilized in earning non-assessable income, तो अगर बिजनेस इनकम होनी चाहिए, नॉन असेसेबल इनकम अगर आप कमाने के लिए उसको बोरो कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट अलाउड नहीं होएगा, सिर्फ बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ करना है। हाँ, वो बिजनेस इनकम माफ़ हो तब अलाउ हो जाएगा। देन इट इज़ नॉट फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू एग्जामिन कि आपको मनी बोरो करने की ज़रूरत थी कि नहीं, ये आपका डिसीजन है। मनी बोरो करना बिजनेस के लिए तो लॉ नहीं आपको चेक करेगी कि आपको करनी चाहिए थी बोरो मनी या नहीं करनी चाहिए थी। A taxpayer who is engaged in the business of trading in paper can claim deduction in respect of interest on capital borrowed for the setting of a garment business। तो अगर आपका एक बिजनेस है लेकिन आपने दूसरा बिजनेस करना है तो आप पहले वाले बिजनेस के नाम पर लोन लेते हो, तब भी आपको उसका इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा अगर आप किसी और बिजनेस में यूज़ कर रहे हो। तो कहने की बात है कि सिर्फ बिजनेस पर्पसेस के लिए लोन यूज़ करना है, चाहे वो कोई और बिजनेस हो, आपका मल्टीपल बिजनेस हो तो वहाँ वो भी चल जाएगा। It is not open to the assessing officer to reject the claim of the assessee in respect of the interest paid on that capital merely because of the capital is unremunerative. Interest on money borrowed for business purpose would be disallowed in a तो अगर आपने बोरो करी थी मनी बिजनेस पर्पसेस के लिए लेकिन बाद में आपने उसको नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, तो जब से आप उसको नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ करना शुरू करोगे तब से आपका इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा। अगर आप मनी बोरो करते हो फॉर इन्वेस्टिंग एज कैपिटल इन अ पार्टनरशिप, इंटरेस्ट इज़ अलाउड एज डिडक्शन, क्योंकि बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप अपनी उसको कैपिटल बना के उसको इन्वेस्ट कर रहे हो तब भी अलाउ हो जाएगा। लेकिन दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, 8th पॉइंट, अगर आप इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, अगर आप इनकम टैक्स पे करने के लिए मनी बोरो कर रहे हो फिर उसका इंटरेस्ट अलाउ नहीं होएगा। या अगर आपकी कोई इनकम टैक्स में लेट पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ इनकम मतलब पेनल्टी लग रही है, ठीक है, आपने टाइम से फाइल नहीं करा, TDS शॉर्ट काटा है, TCS शॉर्ट काटा है, फिर उसका इंटरेस्ट आपको अलाउड नहीं होएगा। तो सम टाइम्स नीचे जो पॉइंट्स में लिखा होता है कि ये जो इंटरेस्ट है वो हमने इनकम टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए बोरो करा था, फिर वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कब नहीं अलाउ होएगा? पर्सनल पर्पसेस के लिए अगर आप लोन को यूज़ करोगे तब अलाउ नहीं होएगा। दूसरा, अगर आप उसको इनकम टैक्स पे करने के लिए या उसकी पेनल्टीज़ फाइन्स पे करने के लिए यूज़ करोगे तब वो अलाउ नहीं होएगा। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। फिर आते हैं डिस्काउंट ऑन ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उनके जो रिडम्पशन प्राइस होता है, मतलब जिस रेट पर वो रीपे होते हैं, रिडम्पशन प्राइस, और उनका जो इशू प्राइस होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एक तरह से इंटरेस्ट ही माना जाता है, एक तरह से बेनिफिट माना जाता है। ठीक है, तो वैसे वो नॉर्मली उसको शो नहीं करते, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ बढ़ के मिल रही है तो वो जो डिफरेंस है वो बेनिफिट ही है, इंटरेस्ट ही है। तो उस इंटरेस्ट को आप राइट ऑफ कर सकते हो
लाइफ ऑफ द बॉन्ड के हिसाब से। तो अगर आपके बॉन्ड इशू करे हैं और उसके जो ये डिफरेंस ऑफ द टू अमाउंट्स है उसको आप राइट ऑफ कर सकते हो अपनी बुक्स में इन लाइफ ऑफ द बॉन्ड के हिसाब से। तो अगर लाइफ ऑफ बॉन्ड 5 ईयर के बाद रिडीमेबल है, 10 ईयर के बाद रिडीमेबल है, 15 साल के बाद रिडीमेबल है, तो उतने साल से आप उसको डिवाइड कर दोगे। लेकिन कब से आपने करना है, उसकी डिडक्शन लेनी शुरू करनी है कमेंसिंग फ्रॉम द जब आपका बिजनेस शुरू होएगा। Discount on notified zero coupon bonds being the difference between amount received and amount payable on redemption of maturity is allowed as reduction on pro rata basis. तो pro rata basis life है of the bond, period commencing from the date of issue of bond and ending on the maturity या redemption of bond. What are zero coupon bond? ये these are notified issued by any infrastructure capital company है on or after 1st June 2005 from the assessment year by the it also includes bonds issued by infrastructure debt fund. आगे इसके एग्जांपल्स दी हुई हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड बाय एक्स लिमिटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी ऑन 2022। इशू प्राइस गिवन है 85 और रिडम्शन प्राइस है 100। तो 100 माइनस 85 15 रुपये इंटू कितने डिवेंचर्स बॉन्ड्स हैं 1 लाख। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इशूड बाय ये है 1 लाख। तो आपका 15 लाख का डिस्काउंट है और इसकी लाइफ क्या है, आपके इशू करा है अक्टूबर 4 2022 को और रिडम्शन है 10 जुलाई 2033। तो आपको अब खुद आइडेंटिफाई करना है कि कितनी लाइफ है। तो डेट ऑफ इशू है 4 अक्टूबर 2022। अब क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर अगर किसी मंथ में 15 दिन से ज़्यादा दिन कवर हो रहे हैं, 15 दिन या उससे ज़्यादा दिन कवर हो रहे हैं, तो हम उसको 1 मंथ लेंगे। अब क्योंकि अक्टूबर 1 से ही शुरू हो गया है तो हम अक्टूबर को कंसीडर करेंगे, मतलब 4 अक्टूबर। अब इस मंथ में 15 दिन से ज़्यादा दिन कवर हो रहे हैं तो हम इसको पूरा मंथ लेंगे। और रिडम्पशन कब है 10 जुलाई को, लेकिन जो जुलाई है वो 15 दिन से कम कवर हो रहा है, तो 10 जुलाई 10 दिन ही कवर हो रहे हैं जुलाई, तो जुलाई को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम उसको जून 30 2023 ले लेंगे, 33 ले लेंगे। तो अब आपने यहाँ पर आपको ये जो अक्टूबर 4 है 2022, क्योंकि यहाँ पर ईयर नहीं गिवन, यहाँ पे अब आपको मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। तो मंथ्स अगर जैसे ये स्टार्ट है, अब अक्टूबर 4 को आपने इशू करा तो अक्टूबर के कितने दिन अभी आपके पास हैं 31 माइनस 4 27 डेज अभी हैं। तो अगर किसी मंथ में 15 दिन से ज़्यादा दिन है, मोर देन और इक्वल टू 15, तो उस मंथ को हम कंसीडर करेंगे, तो अक्टूबर मंथ को हम कंसीडर करेंगे। लेकिन जो ये रिडम्पशन वाला मंथ है जुलाई 10, इसमें हमारे पास कितना टाइम है, सिर्फ 10 डेज, क्योंकि जुलाई 10 तक 10 दिनों में वो रिडीम हो गया, 10 दिनों में वो ख़त्म हो गया। अब ये क्योंकि 10 दिन लेस देन इक्वल टू 15 डेज है तो जुलाई को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपका जो टाइम है वो 1 अक्टूबर से लेके 30 जून तक काउंट होएगा, 30 जून 2033 तक, 1 अक्टूबर 2022 से लेके 30 जून 2033। तो जिस दिन इशू करे और जिस दिन रिडीम करे उन मंथ्स में अगर 15 दिन से ज़्यादा टाइम है तो हम उस मंथ को कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर 15 दिन से कम मंथ है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, आ गया समझ? यस। तो अब आप यहाँ पर मंथ्स फिर काउंट करने पड़ेंगे। अक्टूबर में 31, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब यहाँ पे 22 से लेके 23 तक, अक्टूबर 22 से लेके अक्टूबर 23 तक आपके 12 मंथ्स हो जाएंगे। फिर 23 से 24 तक
12 मंथ्स, 24 से 25 तक 12 मंथ्स, 25 से 26 तक, तो ऐसे करके करके आपके 129 मंथ्स हो जाएंगे। 2033 तक आपने काउंट करने हैं पूरे पूरे महीने, और उसको हमने डिवाइड कर देना है। तो आपका था 15 लाख डिवाइडेड बाय 129, तो ये आपका एक महीने का खर्चा 11628 आ जाएगा जो आप राइट ऑफ करोगे। तो अब है 22-23 में आप कितना राइट ऑफ करोगे। अब ये पर मंथ है, 22-23 में हमारे पास कितने महीने पड़े हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स पड़े हैं, तो इसलिए हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 23-24 में पूरा साल है तो इसको हम इंटू 12 कर देंगे, और उसके बाद कंटिन्यू रहेगा हर साल 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, और जो लास्ट ईयर आएगा 33-34, उसमें क्योंकि अभी 3 मंथ्स ही हैं, अप्रैल मई जून, तो उसमें हम 3 मंथ्स का राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, यस। देन है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। तो अगर एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड करता है तो वो भी अलाउड है, इज़ अलाउड एज डिडक्शन, लेकिन इसमें लिमिट्स हैं, सब्जेक्ट टू लिमिट। देन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम, ये भी डिडक्टेबल है। ये हमने एक चैप्टर में करा था, नोटिफाइड पेंशन स्कीम शायद सैलरी चैप्टर में आपने नहीं करा, लेकिन सैलरी चैप्टर में ये कवर हो जाएगा। तो अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स नोटिफाइड पेंशन स्कीम तो आपको वो अलाउ हो जाएगा, लेकिन 10% ऑफ सैलरी तक ही अलाउड होएगा। अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, अगर यहाँ पर अब एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो अगर ये एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है तो फिर वो अलाउ हो जाएगा, लेकिन इट शुड बी फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़, तो फिर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। देन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सेल स्टाफ वेलफेयर स्कीम, तो अगेन अब यहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉई,
any sum received by an employer from his employees as contribution to provident fund shall be included in employer's income. Moreover, this section provides that any sum received by employer, तो sum किसको मिला है? employer को, as contribution from his employee towards provident fund. तो अगर किसी employer को employee से पैसा मिलता है कि मेरा provident fund में contribute कर दो, तो उसकी रिडक्शन employer को मिल जाएगी ओनली इफ सच सम इज़ क्रेडिटेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज़ अकाउंट. लेकिन ये तभी मिलेगी डिडक्शन अगर वो एक्चुअल में उसको पे करता है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट. तो ये जो है पेमेंट बेसिस पर है. तो अगर आपको जो पैसा मिला है एम्प्लॉय से, आप उसको कंट्रीब्यूट करते हो टूवर्ड्स द प्रोविडेंट फंड, तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन पेमेंट बेसिस पर है. तो बिफोर ड्यू डेट पे करोगे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं. फॉर दिस पर्पज ड्यू डेट मीन्स the date by which employer is required to credit such contribution to employee's account in the fund. An explanation has been inserted by the Finance Act 21 to clarify that the provision of 43B does not apply, deemed to never have been applied for the purposes of determining the due date. तो यहाँ पर प्रोविडेंट फंड की जो फंड की ड्यू डेट है डिपॉजिट करने की, उसकी बात करी गई है, नॉर्मल डेट नहीं. जो हमारी ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की, उसकी बात नहीं. अब इसके एग्जाम्पल दी हुई है. अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, तो हम हमेशा नेट प्रॉफिट पहले उठाते हैं 46,000 और फिर देखते हैं कि यहाँ पर जो खर्चे हैं उनमें से क्या अलाउड है क्या नहीं. तो देखने में तो तीनों ठीक है, COGS, सैलरी टू एम्प्लॉयज़, अदर एक्सपेंसेस, तो ये नॉर्मल खर्चे हैं, तो ये तो अलाउड होने ही होने चाहिए. अब नीचे हम देखते हैं कि वो क्या कह रहा है. सैलरी ऑफ ₹99,000 comprises 9,000 as employees contribution towards recognized provident fund. Out of 9,000, 6,000 is credited to employees provident fund within due date, 3,000 after due date. तो हमें उसकी इनकम कंप्यूट करनी है. अब जब आप इसकी इनकम कंप्यूट करोगे, पहले आप पूरे के पूरे जो 9,000 है एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, उसको प्लस करोगे, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट है ये एम्प्लॉयर का है. ठीक है, 46,000 एम्प्लॉयर का है. तो हम पहले जो एम्प्लॉई ने उसको पैसे दिए, हम उसको इंक्लूड करेंगे. क्यों इंक्लूड करेंगे? अगर एम्प्लॉयर ने वो पैसे अपने पास ही रख लिए, जेबी में डाल लिए, ठीक है, और उसको डिपॉजिट ही नहीं कराया, तो एम्प्लॉई के हाथ से निकल गया, एम्प्लॉयर की इनकम बन गई, लेकिन उसने जो है वहाँ पे शो नहीं करी, उसके ऊपर उसको पे नहीं करा, तो फिर वो उसकी इनकम बन के रह जाएगी. अगर वो आगे ड्यू डेट से पहले उसको कंट्रीब्यूट कर देगा, फिर उसको डिडक्शन मिल जाएगी. अब ऐसा ही हुआ, 9,000 एम्प्लॉई ने पकड़ाया उसको डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन उसमें से उसने सिर्फ 6,000 ही डिपॉजिट कराया ड्यू डेट से पहले. तो गवर्नमेंट कहता है जितना ड्यू डेट से पहले डिपॉजिट करोगे आपको डिडक्शन मिल जाएगी, बाकी 3,000 आपकी ही इनकम बन के रह जाएगा. तो आप उसको फिर खुद ही टैक्स पे करते रहो 30%. तो इसलिए पूरा का पूरा जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन होएगा टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, वो पहले प्लस होएगा और फिर उसमें से जो ड्यू डेट से पहले हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, बाकी उसकी इनकम. आगे राइट ऑफ अलाउंस फॉर एनिमल्स. अब कई बार अलाउंस मिलते हैं एनिमल्स के लिए, तो वो भी आपको अलाउ हो जाएंगे, वो खर्चे अलाउंसेस डिडक्ट हो जाएंगे. लेकिन अगर आपको जैसे एनिमल्स मर जाते हैं और उनके जो कारकेसेस होते हैं उसमें से कुछ पैसे बेच के मिल जाते हैं, तो जैसे कारकेसेस कई बार उनके जो हड्डियाँ उड्डियाँ हैं वो कहीं किसी बिजनेस में यूज़ हो जाती हैं, तो वो ख़रीद लेते हैं उनको. तो ऐसा अगर केस है तो वो माइनस हो जाएगा, तो उसको वो आपका तो कॉस्ट माइनस अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ कार केसेस और सेल ऑफ एनिमल्स. तो अगर एनिमल्स यूज़ हो रहे हैं आपके बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, लेकिन वो मर जाते हैं या यूज़लेस हो जाते हैं, तो वो आपका लॉस है. तो वो लॉस आप अपने बिजनेस में राइट ऑफ कर सकते हो. लेकिन अगर उन एनिमल्स को बेच के आपको पैसे मिले हैं या उनकी डेड बॉडीज़ कारकेसेस को बेच के, हड्डियों को बेच के पैसे मिले हैं, वो माइनस हो जाएंगे, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी.
देन आता है बैड डेट। बैड डेट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस है, क्योंकि ये भी एक तरह से लॉस है। तो बैड डेट, जब आपके पैसे, बिजनेस को अपने पैसे अपने डेटर्स में से नहीं मिलते, तो उसके बैड डेट हो जाते हैं। तो लॉ कहता है आपको लॉस हुआ है तो आप उस बैड डेट को अपने बुक्स में राइट ऑफ कर सकते हो, उसकी डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। कहता है ये जो बैड डेट है ये इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होने चाहिए, तो जो बिजनेस है उससे रिलेटेड डेटर होने चाहिए, और दूसरा आपकी बुक्स में वो डेटर प्रोवाइड फॉर होने चाहिए। जो डेटर आपकी बुक्स में ही नहीं है, अगर वो बैड डेट हो जाता है, जैसे कई बार हम छुपा लेते हैं कि हमने इसको सेल करी है, लेकिन बाद में वो बैड डेट हो जाता है, और फिर हम चाहते हैं कि वो बैड डेट हम अपनी बुक्स में राइट ऑफ करें, लेकिन अगर वो बंदा आपकी किताबों में दिख ही नहीं रहा एज अ डेटर, तो आप उसका बैड डेट का खर्चा क्लेम नहीं कर पाओगे। तो अमाउंट ऑफ एनी डेट और पार्ट इज अलाउड एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। The debt has been taken into account in computing the income of the assessee of that previous year or of an earlier previous year, or represent money lent in the ordinary course of business of banking or money lending which is carried on by the assessee। तो आपने नॉर्मल मनी लेंड करी है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसका भी बैड डेट आपको अलाउ हो जाएगा। इट हैज़ बिन रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल, आपने उसको अपनी किताबों में राइट ऑफ करा है, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। तो पहले अकाउंट्स में उसको राइट ऑफ करो, फिर आपको इनकम टैक्स में उसकी जब आप रिटर्न भरोगे तो डिडक्शन मिलेगी। तो पहले कहते हैं देयर मस्ट बी अ डेट, तो राइट बिजनेस बैड डेट से पहले उसका डेट होना चाहिए। तो बिफोर क्लेमिंग द अमाउंट एज डेट इट मस्ट बी शोन दैट इट इज़ अ प्रॉपर डेट। इन अदर वर्ड बैड डेट प्रीसपोजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेट, तो पहले कोई किसी बंदे से पैसे आने होंगे तभी बैड डेट होएगा। अगर कोई बंदा ही नहीं है, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा किताबों में, तो बैड डेट भी नहीं होएगा। डेट मस्ट बी इंसिडेंटल टू बिजनेस और प्रोफेशन, और जो बैड डेट है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स डज नॉट कनेक्टेड बिजनेस और प्रोफेशन कैरी ऑन बाय assessee और अराइजिंग आउट ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन नॉट एडमिसिबल इवन इफ अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नॉट कनेक्टेड, तो फिर वो आप उसकी डिडक्शन नहीं ले पाओगे। दैट मस्ट हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग असेसेबल इनकम। नो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट अनलेस द अमाउंट ऑफ डेट इज टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। तो आपने उसको किताबों में लिखना है, तो चाहे प्रीवियस ईयर में लिखो चाहे अर्लियर ईयर में। डेट मस्ट हैव बिन रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और उसको आपने राइट ऑफ करना है। आगे इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, अलग अलग लिखने के तरीके बताए हैं। एक्स अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, आउट ऑफ द क्रेडिट सेल्स मेड इन द करंट ईयर और इन द अर्लियर ईयर 50,000 इज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, तो ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं 50,000। एज सेल टर्नओवर इज कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग इनकम, तो आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी। Y owns an industrial undertaking. One of the plants in the factory is replaced by him. Old plant is sold for 60,000 on credit to A. A, however, becomes insolvent before making payment of sale consideration. अब ये जो सेल के ऊपर लॉस हुआ है, या ये दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो प्लांट की सेल, फर्नीचर की सेल, किसी फिक्स्ड एसेट की सेल, ये कैपिटल नेचर है, नॉर्मल आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो वो उसकी डिडक्शन अलाउड नहीं है। तो डेट शुड बी रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तभी आपको उसकी डिडक्शन अलाउड होगी। जेड अ मनी लेंडर गिव्स अ लोन टू ए बिफोर रीपेइंग लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो अभी ये मनी लेंडिंग वाला बिजनेस, तो मनी लेंडिंग में भी उन्होंने बीच में क्लैरिफाई करा है कि वो भी अलाउड है। इफ डेट रिप्रेजेंट मनी लेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मनी लेंडिंग और बैंकिंग बिजनेस, तो जेड अ मनी लेंडर गिव्स अ लोन टू ए बिफोर रीपेइंग लोन विद द इंटरेस्ट, ए बिकम्स इंसॉल्वेंट। In this case, if interest is included in income on accrual basis, it can be written off as bad debt। तो अगर आपने इनकम को शो करा है तो आप उसको
बैड डेट कर सकते हो और डिडक्शन मिल जाएगी. लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन रिकवरेबल ऑफ लोन इज ऑल्सो डिडक्टेबल इफ इट इज़ रिटन ऑफ इन बुक्स. The condition that the debt is deductible only if it was taken into account in computing the total income of taxpayer. बस आपने उस इनकम को शो जरूर करना है. Is not applicable in the case of non-recovery of loan where it represent money lent in the ordinary course of money lending business. तो मनी लेंडिंग बिजनेस में जो है वो कंडीशन इट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग असेसेबल इनकम, वो इस केस में जो है नहीं नॉट वो नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है. तो लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन रिकवरी ऑफ लोन इज डिडक्टेबल इफ इट इज रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. आगे है डिडक्शन इन केस ऑफ एन एसएसयू इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर डिडक्शन रिलेटिंग टू अ बैड डेट और पार्ट देयर ऑफ इन केस ऑफ एन एसएससी टू विच 36(1) applies is limited to the amount which debt exceeds the credit balance in provision for doubtful debt. Sometimes हम अब जो provision for bad debt है वो हम बैड डेट के लिए ही बनाते हैं. तो अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोविज़न फॉर बैड डेट अकाउंट बना हुआ है, मतलब आप उसकी ऑलरेडी डिडक्शन ले रहे हो किसी और रूप में, बैड डेट की डिडक्शन प्रोविज़न फॉर बैड डेट के नाम से ले रहे हो, तो आप डबल डिडक्शन नहीं ले सकते. तो कहते हैं अगर आपका प्रोविज़न फॉर बैड डेट अकाउंट बना हुआ है 1 लाख का और आपका बैड डेट हुआ है 1.5 लाख का, तो जितने तक की प्रोविज़न है उतने तक की आप डिडक्शन नहीं लेगो. जो बाकी का 50,000 है ओवर एंड अबव द प्रोविज़न फॉर बैड डेट, उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी. क्योंकि प्रोविज़न फॉर बैड डेट इज़ अ प्रोविज़न, मतलब आपने खर्चा पहले से ही अपनी बुक्स में राइट ऑफ कर लिया है एस्टिमेशन के बेसिस पर. जो आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आपने बैड डेट को पहले ही अपनी बुक्स में प्रोवाइड करा है. Then adjustment at the time of recovery, a deduction on account of bad debt is based upon a mere estimate and it is not deducted on the amount of it is also allowed as deduction on the basis of amount written off in the books of account of the taxpayer. Therefore, in case where debt ultimately recovered is less or more देन द अमाउंट ऑफ डेट आफ्टर. तो यहाँ पे कहने की बात है कि अगर जैसे आपका प्रोविज़न फॉर डेट बना हुआ है लेकिन प्रोविज़न सिर्फ एक सोच है, ठीक है, वो एक्चुअल नहीं है, अगर उसके बाद भी कुछ बचता है या और कुछ पे करने वाला है तो आप उसको बाद में देखोगे. जैसे ये एग्जांपल के थ्रू इन्होंने बताया है, एक्स अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू वाई, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 40,000, टोटल बिल्स इशू ड्यूरिंग द ईयर है 60,000. तो ये गुड्स की सेलिंग है आउट ऑफ ₹1 लाख. अब ये टोटल 1 लाख की उसने सेल करी है. ही रिकवर्स ओनली 10,000 फ्रॉम वाई, तो 1 लाख में से उसको सिर्फ 10,000 ही रिकवर हुआ, तो 90,000 रह गए. आगे ऑन March 31, 2023 ही राइट ऑफ 32,000 as bad debt. However, on December 2023, he recovers from Y as full and final payment ₹15,000. दूसरे केस में 55,000, तीसरे केस में 70,000. तो उसने अपनी किताबों में 32,000 राइट ऑफ कर लिए क्योंकि उसको सिर्फ 10,000 ही रिकवर हुआ, 90,000 रिकवर नहीं हुआ. लेकिन उसने किताबों में सिर्फ कितना राइट ऑफ करा है एज अ बैड डेट 32,000. लेकिन बाद में कहता है दिसंबर में एक्स को रिकवरी हो गई कुछ पैसों की, तो पहले केस में कहता है ज्यूम करो 15,000 रिकवर हुआ. तो असेसमेंट ईयर 23-24 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 एक्स राइट्स ऑफ 32,000 एज बैड डेट, तो उसने 32,000 की डिडक्शन ले ली 22-23 में. अब 23-24 में जब उसको रिकवरी हो रही है तो वो फिर उसको कंपेयर करेगा. अब जैसे 1 लाख में से 10,000 उसने माइनस करा तो रह गया 90,000, उसमें से 32,000 उसने बैड डेट राइट ऑफ कर लिया, अब रह गया 58,000. अब उसको अमाउंट रिकवर हुई है 15,000,
दूसरे केस में 55,000, तीसरी केस में 77,000। अब क्योंकि पहले केस में 58,000 वो कर सकता है, और लेकिन उसको रिकवरी हुई 15, तो जितनी रिकवरी हुई वो तो अब बैड डेट नहीं रहा, तो 58,000 में से 15,000 माइनस करके बाकी की वो फिर से डिडक्शन ले लेगा, क्योंकि उसके अब और बैड डेट हो गए हैं। बी केस में उसने वो कर सकता है अभी और 58,000, तो 90,000 में से 32,000 तो वो कर चुका है, बाकी के 58,000 कर सकता है, लेकिन उसमें से उसको 55,000 मिल गए, तो अब वो सिर्फ 3,000 ही और राइट ऑफ कर सकते हैं। तीसरे केस में उसको ज़्यादा पैसे मिल गए हैं, तो वो उसने 58,000, तो मतलब उसने बैड डेट ज़्यादा राइट ऑफ कर लिया अपनी किताबों में, जबकि उसको पैसे मिल गए हैं, तो फिर जो बाकी 12,000 है वो उसको रिवर्स कर देगा। तो अगर आपने किताबों में बैड डेट एडजस्ट करे हैं, तो आप जब आपको बैड डेट में से कुछ रिकवरी होएगी, तो आपको फिर से बैड डेट की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कंपेयर करके कि आपने ज़्यादा तो नहीं बैड डेट राइट ऑफ कर दिए, जबकि आपको पैसे मिले हैं उस डेट से। तो 12,000 सी केस में 12,000 बीइंग द एक्सेस रिकवरी इज़ टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। तो अगर आपको ज़्यादा पैसे रिकवर हो गए हैं, तो वो आपकी बिजनेस इनकम बन जाएंगी। आगे इसमें है प्रोविज़न फॉर बैड डेट। इसमें अदर पॉइंट्स भी हैं। वन शुड ऑल्सो कीप इन व्यू द फॉलोइंग पॉइंट: डेट्स ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस नॉट डिडक्टेबल। तो अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है, फिर आपके बैड डेट रिकवर नहीं होंगे। अलाउएबल इन केस ऑफ सक्सेसर, लेकिन अगर आपका बिजनेस किसी और ने टेक ओवर कर लिया है, फिर सक्सेसर को अलाउ हो जाएंगे। अब आती है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट की बारी, रिलेटिंग टू रूरल ब्रांचेज ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट ये नॉर्मली बैंक्स के केस में केस होता है, क्योंकि जो नॉर्मल कंपनीज़ का केस तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि वो बैड डेट्स पहले प्रोविज़न में से जो है माइनस करेंगे, और बाकी का बैड डेट वो क्लेम कर सकते हैं। बैंक्स के केस में उनको एक परमिसिबल अमाउंट होती है, परसेंटेज, कि वो कितना प्रोविज़न क्रिएट कर सकते हैं, कितना उनको डिडक्शन मिल सकती है। तो अमाउंट डिडक्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो जो बैंक्स होते हैं उनको बस इतना ही अलाउड है बैड डेट की प्रोविज़न क्रिएट करना। अ डिडक्शन इज़ अलाउड वाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेबल प्रॉफिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट मेड बाय अ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहला है, इसमें 3 कैटेगरीज हैं: शेड्यूल बैंक, अदर देन फॉरेन बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। तो अगर आप शेड्यूल बैंक हो या नॉन शेड्यूल बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, तो टोटल इनकम कंप्यूटेड बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, तो आप 8.5% अपनी इनकम का 8.5% प्रोविज़न बना सकते हो और उसकी डिडक्शन ले सकते हो। अगर आप पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन हो, तो 5% प्रोविज़न बना सकते हो। फॉरेन बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो तो 5%, तो इतनी ही प्रोविज़न बना सकते हो। एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस मेड बाय रूरल ब्रांचेस। रूरल ब्रांचेस 10% ऑफ सच एडवांसेस, तो रूरल ब्रांचेस के लिए एडवांसेस का 10%। तो रूरल एरियाज़ जो है, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, वो रूरल है, उनको बोला गया है। Reduction in case of an SSU is eligible for deduction under 36(1). In the case of above taxpayer, no deduction is allowed in respect of bad debt unless the amount of bad and doubtful debt is debited to the provision for। तो आपको बैड डेट की डिडक्शन तब तक नहीं मिलेगी, क्योंकि बैंक्स वालों को प्रोविज़न बनानी है, तो उनको ये करना ही है काम।
तो आपको बैड डेट की रिडक्शन तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप प्रोविज़न बनाओगे। तो प्रोविज़न आपको अपनी किताबों में दिखानी पड़ेगी बैड डेट की रिडक्शन लेने के लिए। तो in the case of above taxpayer, no deduction is allowed under section 36 in respect of bad debt unless the amount of bad and doubtful debt is debited to provision for doubtful debt account and deduction admissible is limited to the amount by which it exceeds the provision for bad and doubt। और अगर आपके bad debt provision को exceed कर जाते हैं तो बाकी की deduction आपको मिल जाएगी। आगे एग्जाम्पल दी है एक्स वाई लिमिटेड अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज एलिजिबल फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 36। बिजनेस इनकम है बिफोर डिडक्शन 1,60,000। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट में ऑलरेडी बैलेंस है 1 लाख का। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी है, तो इसलिए इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे होता है। तो ऑलरेडी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट में 1 लाख का बैलेंस पड़ा है। इनको और इस साल की प्रोविज़न कितनी बनानी है, अब ये है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 5% प्रोविज़न हर साल बनानी है। तो 1,60,000 का 5% 8 लाख, तो करंट ईयर का 8 लाख हो गया। अब वो अपनी किताबों में 14 लाख बैड डेट के नाम से राइट ऑफ करना चाहते हैं। अब क्योंकि उसने अपनी कंडीशन फुलफ़िल कर ली है 5% वाली, तो अब वो अपनी किताबों में 14 लाख डेटर्स को राइट ऑफ कर सकता है, ठीक है। और बाकी का जो अब जैसे 14 लाख लेकिन उसके पास 9, तो बाकी का जो 5 लाख है वो और राइट ऑफ कर लेगा। तो अगर वो पूरी प्रोविज़न क्रिएट कर लेता है जितनी उसको बताई गई है, तो बाकी का बैड डेट फिर वो अपनी किताबों में राइट ऑफ कर लेगा। ठीक है, बाकी अब कल करेंगे। Yes.